हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अध्याय 2737 नियमों से ऊपर एक। मुनाहे ने भूल भुलैया के अंदर यंग शिनशिन को नीचे देखा, जैसे कोई अच्छा शो देख रहा हो। वो विशेष रूप से इन तथाकथित चतुर जीनियसों को शुरुआती आत्मविश्वास से बाद के तनाव और अंत में हताशा की ओर जाते हुए देखने का आनंद लेता है। हालांकि यंग शिनशिन की प्रतिक्रिया बहुत शांत थी, या शायद वो मुनाहे की क्षमताओं से काफी निराश थी। वो एक इंच भी नहीं हिली, नहीं उसने तथाकथित भूल भुलैया के निकास द्वार की तलाश की। वो धीरे से बोली, मैं तुम्हारे नियमों को पहले से ही जानती हूं। जो जानकारी तुमने मुझे जानबूझकर बताई है वो एक दायित्व है जिसका पालन तुम्हें खेल के आयोजक के रूप में करना ही चाहिए। क्या यह सही नहीं है? वास्तव में चाहे तुम कुछ भी करो, तुम अपनी भूल भुलैया के भीतर सब कुछ नियंत्रित करोगे। दूसरे शब्दों में, यदि कोई तुम्हारे भूल भुलैया खेल में शामिल होने का विकल्प चुनता है तो उसका हारना तय है। मुनाहे की आंखें टिमटिमाई और उसने मन ही मन सोचा, कितनी चतुर है। फिर वो हंसा और बोला, तुम सही कह रही हो। खेल के नियम बताना एक पावर यूजर का कर्तव्य है। जैसा कि तुम जानती हो, नियम आधारित क्षमताओं वाले पावर यूजर के लिए प्रतिबंध जितने बड़े होंगे उनकी क्षमताएं उतनी ही मजबूत होंगी। उसने बोलना खत्म किया और अपने हाथ फैलाए। तो तुम इस गतिरोध को कैसे तोड़ोगी? भले ही तुम ये खेल खेलना चाहो या न चाहो, तुम पहले से ही इसमें हो। जरूरी नहीं, यंग शिनशिन ने शांति से कहा। उसके पीछे काला कोहरा उमड़ पड़ा और विशाल फॉलन एंजेल पपेट ने सीधे अपने हाथ में जजमेंट लॉन्ग स्वॉर्ड खींची। मुनाहे ने एक भौं उठाई और सहमति जताई। ये उसका क्षेत्र है, भले ही वो नियमों को बदलने के लिए जजमेंट चीफ्टेन का उपयोग करना चाहता हो, ताकि क्षेत्र के एक हिस्से में भूल भुलैया अप्रभावी हो जाए। लेकिन ये पूरी भूल भुलैया को प्रभावित करेगा। भूल भुलैया खुद की मरम्मत कर सकती है और इसका इलाका समय समय पर बदलता रहता है। लेकिन अगले ही पल फॉलन पपेट का हर्षर एरो हेर्स्कर्स एरो भूल भुलैया की ओर नहीं चला। इसके बजाय उसने अचानक तीर घुमाया और यंग शिनशिन के कंधे पर तैरती रेतघड़ी आरग्लास पर निशाना साधा। क्या तुम क्या करना चाहते हो? मुनाहे की आवाज में घबराहट की एक आहट आ गई। वो नियमों का अवतार है। उस पर हमला करने का परिणाम एक बैकलैश होगा। चाहे तुम भूल भुलैया का खेल कैसे भी खेलो, तुम अपने ही जाल में गिर जाओगे। इसलिए मैं तुम्हारे भूल भुलैया खेल में हिस्सा लेने का विकल्प चुनती हूं। चूंकि हमने समस्या का समाधान पहले ही कर लिया है, तो चलिए उस व्यक्ति से छुटकारा पा लेते हैं जिसने इसे बनाया है, या चलिए परीक्षा के पेपर ही फाड़ देते हैं। यंग शिनशिन ने ठंडे स्वर में कहा। जेड ब्लैक तीर सीधे यंग शिनशिन के कंधे पर मौजूद उस रेत घड़ी पर लगा जो छूने योग्य थी। मैं तुम्हारे नियमों के ऊपर नियमों को रीसेट कर सकती हूं। तुम्हारा नियम यह है कि रेत घड़ी खत्म होने से पहले भूल भुलैया से बाहर निकलना है। तो कैसा रहेगा अगर रेत घड़ी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए? चटाक, स्नैप शब्द पूरे होने से पहले ही मौत की उल्टी गिनती का प्रतीक व रेत घड़ी सीधे तीर की चपेट में आ गई। मेमे वायरस, नियम प्रत्यारोपण, रूल इम्प्लांटेशन। यंग शिनशिन दुनिया के बुनियादी तर्क को बदल सकती है। फिर इस छोटी सी रेत घड़ी की तो बात ही क्या है। तुम हमेशा के लिए स्थिर, हमेशा के लिए बहती हुई। रेत घड़ी हिंसक रूप से कांपने लगी। अंदर की महीन रेत अभी भी बह रही थी, लेकिन नियमों के दृष्टिकोण से उसकी आत्म जागरूकता हमेशा के लिए बहते रहने में बदल गई थी। मुनाहे ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गतिरोध तोड़ने का ऐसा तरीका भी हो सकता है। बस रेत घड़ी, रेत कभी खत्म न होने
और एक निश्चित समय पर रेत खत्म होने, फिर भूल भुलैया के मिटाने वाले नियम को ट्रिगर करने के बीच तीव्र संघर्ष के कारण हिंसक रूप से हिलने लगी। नियमों के ऐसे तीव्र टकराव के तहत बुनियादी तर्क स्पष्ट रूप से पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। धड़ाक, बैंग। अंतिम परिणाम यह हुआ कि रेत घड़ी मौके पर ही चकनाचूर हो गई। जैसे ही रेत घड़ी टूटी, पूरे भूल भुलैया स्थान में कांच टूटने की आवाज गूंज उठी और आकाश में अनगिनत दरारें फैल गई। लानत है, यह संभव है। दुनिया के नियम बस ऐसे ही टूट गए। असली दुनिया में मुनाहे चिल्लाया, घुटनों के बल बैठ गया, अपना सिर पकड़ लिया और उसके सातों छिद्रों 7 ओरिफिसेस से खून बहने लगा। उसके नियम जबरन तोड़ दिए गए थे और उसकी आत्मा को विनाशकारी बैकलैश का सामना करना पड़ा। महज 3 सेकंड में लड़ाई खत्म हो गई। नियम आधारित प्रणालियों के बीच का युद्ध नियमों के अनुप्रयोग की एक प्रतियोगिता है। दूसरे शब्दों में, यह बुद्धि की लड़ाई है। स्पष्ट रूप से यंग शिनशिन निर्णायक रूप से जीत गई। यंग शिनशिन ने अपने पैरों के पास हारे हुए व्यक्ति को ठंडी नजरों से देखा। मुझे मूल रूप से तुमसे कुछ उम्मीदें थी, ये सोचकर कि मुझे एक दिलचस्प प्रतिद्वंदी मिला है, लेकिन तुमने वास्तव में मुझसे लड़ने के लिए इतने घटिया खेल का इस्तेमाल किया। क्या तुमने अपने सुपर पावर इंडेक्स के लिए पैसे दिए थे? मुनाहे ने लगभग एक घूंट खून थूक दिया। एक गर्वित नियम आधारित क्षमता वाले उपयोगकर्ता के लिए यह सबसे बड़ा अपमान था। यंग शिनशिन ने अपना गोरा और नाजुक हाथ उठाया और फॉलन पपेट ने अपनी लंबी टांग फैला दी। मैं एतद द्वारा खेल की समाप्ति की घोषणा करती हूं। सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचकारी युद्ध क्षेत्र 10,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। झांग यी अकेले 4 नेताओं के खिलाफ डटा हुआ था। ये वो वास्तविक केंद्रीय युद्ध क्षेत्र है जो पूर्वी एशिया के भाग्य का फैसला करेगा। झांग यी अपनी तलवार के साथ खड़ा था और चारों शक्तिशाली हस्तियां अलग नहीं हुई। उन्होंने उससे लड़ने के लिए हाथ मिला लिया। अगर वो उस भयानक हत्यारे दाव अजूर स्काई इन एन इंस्टेंट को छोड़ता है तो वो हम में से अधिकतम एक को तुरंत मार सकता है, लेकिन वो खुद कुछ समय के लिए कमजोर हो जाएगा। हम तीनों ने तुरंत कार्रवाई की और उसे मारने के लिए सेना में शामिल हो गए। हालांकि वो भविष्य देख सकता है, हम अपने पत्ते खोलकर खेलते हैं। हम उसे भारी ताकत से कुचलने के लिए किसी भी फैंसी क्षमता का उपयोग करेंगे। चारों ने पहले ही अपनी लड़ने की रणनीति तैयार कर ली थी और उनकी आंखें दृढ़ निर्दयता से भरी थी। वे जानते थे कि इस लड़ाई में कोई न कोई मरेगा। शायद तीनों में से एक या अधिक खत्म हो जाएंगे। भले ही वे चारों युद्ध में मर जाएं, झांग यी को मारना ही होगा, क्योंकि झांग यी की विकास दर बहुत तेज है। अगर उसे इसी तरह बढ़ते रहने दिया गया तो देरसबेर चारों प्रमुख कुलों का हश्र जेपन साम्राज्य जैसा ही होगा। चूंकि तुम यहां सबसे छोटे हो, तुम्हें पहली चाल चलनी चाहिए। लैंगडिल, फेंगवॉल्फ कबीले के नेता, हमला करने वाले पहले व्यक्ति थे। सबसे तेज हत्यारे, असैसिन के रूप में उसकी एक आंख से एक मृत धूसर रोशनी निकली। हैरानी की आंखें, पूर्ण स्थिरता, आइज ऑफ एस्टोनिशमेंट, एब्सोल्यूट स्टिलनेस। इस दाव का कूलडाउन बहुत कम है, लेकिन इसका प्रभाव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। जिस लक्ष्य को निशाना बनाया जा रहा है, उसका मन और शरीर एक सेकंड के लिए जम जाएगा। जिस क्षण झांग यी को उसकी नजरों ने देखा, उसके शरीर में खून का बहना बंद हो गया, उसकी सांसें रुक गई और उसके विचारों के अलावा सब कुछ काम करना बंद कर दिया। मौका यहां है। एक भयावह मुस्कान के साथ रैंडल एक काली बिजली की चमक में बदल गया। उसकी कटार ने 0.1 सेकंड में पूरे 1000 बार वार किया। फ्लोइंग थाउजेंड ब्लेड्स। तलवारों की घनी चमक ने मौत का पिंजरा बुन दिया। प्रत्येक प्रहार झांग यी के महत्वपूर्ण अंगों पर लक्षित था, जिसने उस स्थिर लेकिन हिलती हुई आकृति को पूरी तरह से निगल लिया। मरो, ये पूर्ण गति, एब्सोल्यूट स्पीड है। 1 सेकंड बीत गया। समय का प्रवाह फिर से शुरू हो गया। रैंडल ने अपनी तलवार म्यान में रखी,
खड़ा हुआ और एक आत्मविश्वासी चेहरे के साथ पीछे मुड़ा, झांग यी के टुकड़ों टुकड़ों में फटने के दृश्य की प्रतीक्षा करने लगा। ओह! झांग यी ने अपनी पलकें झुकाई और बुदबुदाया, आश्चर्य की आंख। क्या इसे 1 सेकंड के लिए भी नियंत्रित किया जा सकता है? यह वास्तव में एक बहुत ही परेशानी वाली क्षमता है। तो निश्चित रूप से उसकी नजरों से घूरा जाना संभव है। वो अचानक हंसा। ये सरल है ना? आखिरकार तुम्हारी दूसरी सुई मुझे 5 सेकंड तक देख सकती है। अध्याय 2738, नियमों से ऊपर 2। समय वास्तव में पूर्ण, एब्सोल्यूट है, लेकिन मानवीय इरादा नहीं। झांग यी को इस लड़ाई में पूरा भरोसा था। हालांकि वो उन चारों के इरादों को पहले से नहीं जान सकता था, लेकिन वो दुश्मन के हमले के तरीकों को समझने और लड़ाई के दौरान जानकारी प्राप्त करने के लिए समय की दूसरी सुई, सेकंड हैंड ऑफ टाइम, का उपयोग कर सकता था। जब टॉप लेवल के उस्ताद आपस में टकराते हैं तो 5 सेकंड में जीवन और मृत्यु का फैसला हो सकता है। जैसे ही रैंडल ने झांग यी पर एक बार फिर अपनी हैरानी की आंख, आई ऑफ एस्टोनिशमेंट, छोड़ने का फैसला किया। तुम थोड़े धीमे लग रहे हो। एक वैरागी आवाज किसी भूत की तरह रैंडल के पीछे गूंजी। रैंडल के रोंगटे खड़े हो गए और एक अभूतपूर्व ठंडक सीधे उसकी रूह तक पहुंच गई। झांग यी किसी तरह रैंडल के पीछे प्रकट हो गया था। उसकी आंखों में जटिल चांदी के निशानों, रून्स का एक घेरा धीरे धीरे उल्टा घूम रहा था। समय की दूसरी सुई, द सेकंड हैंड ऑफ टाइम। मैंने भविष्य के 5 सेकंड का दृश्य देख लिया था। तुम्हारे बोंग को सक्रिय करने का निर्णय लेने से 3 सेकंड पहले ही मैं वह स्थान छोड़ चुका था। झांग यी ने अपना हाथ उठाया और उसके चारों ओर का स्थान ढह गया। जजमेंट और इटर्निटी तक की तलवार पर काली ऊर्जा जमा होने लगी। तुम तेज हो, लेकिन पैगंबर, प्रॉफेट के सामने तुम एक कछुए की तरह धीमे हो। मरो। धूम। एक भयानक अंधेरी तलवार की रोशनी सीधे रैंडल की पीठ पर लगी। डार्क रियल्म फ्लो अपने बिल्कुल शक्तिशाली हमले के साथ रैंडल की पीठ से टकराया। जैसा कि उस भेड़िया राजा से उम्मीद थी, जो आत्म साधना को महत्व देता है और एक मजबूत भावना रखता है, रैंडल ने महत्वपूर्ण क्षण में अपनी एलियन ऊर्जा को अपनी पीठ पर केंद्रित किया और जबरदस्ती हमले को झेला। लेकिन रैंडल का शरीर अभी भी हिंसक रूप से दूर जा गिरा। उसके मुंह से कराहन निकली और रैंडल के मुंह के कोने से खून का एक घूंट फूट पड़ा। रैंडल, बाकी तीनों नेता खौफ में थे। इस समय झांग यी उनके पास था, लेकिन जिस बात ने उन तीनों को सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये थी कि झांग यी रैंडल के पीछे इतनी खामोशी से कैसे प्रकट हुआ। हम सभी ने पहले अंतरिक्ष यात्रा, स्पेस ट्रैवल देखी है। यात्रा की प्रक्रिया के दौरान एक क्रिया होती है जो एक आयामी द्वार, डायमेंशनल गेट, खोलती है। हालांकि ये समय बेहद कम होता है, लेकिन एक कुशल व्यक्ति निश्चित रूप से इसकी पूर्व चेतावनी दे देता है। लेकिन इस बार झांग यी के टेलीपोर्टेशन में समय का बिल्कुल भी अंतराल नहीं था। उन्हें अस्पष्ट रूप से आभास हुआ कि कुछ चीजें अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। झांग यी और ऑल रेसेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महत्वपूर्ण बदलाव आया था। विष्णु, जो लड़ाई देख रहे थे, उनकी आंखें अचानक फैल गई। उनकी नजर काली रोशनी के साथ चमक उठी। क्या यह हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम इतनी जल्दी सुपर यूनिवर्स की सीमाओं तक पहुंच गए। जो लोग जानते हैं वे शायद ये न समझें कि झांग यी के हमले का क्या मतलब था, लेकिन विष्णु के लिए, जिनके पास ब्लैक नाइट स्तर की युद्ध क्षमता थी, यह बिल्कुल स्पष्ट था। इंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, सुपर यूनिवर्स? वो किस प्रकार की मात्रा, क्वांटिटी है? विष्णु ने अपना सिर झुकाया, मैं को गहराई से देखा और फिर भारी आवाज में कहा, यह लगभग वैसा ही है जैसा तुम्हें चांद से मिला था। लेकिन इस शक्ति पर इस आदमी का नियंत्रण तुम्हारे नियंत्रण से कहीं अधिक है। सम्राट शिजी को अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया था और उन्होंने विवरण मांगना जारी रखा।
विष्णु ने असुर को समझाते हुए लड़ाई पर नजर रखी। तुम्हें बहुत पहले ही कुछ समझ लेना चाहिए था। इस दुनिया की सारी ऊर्जा कागा द्वारा ब्रह्मांड की विलक्षणता, सिंगुलैरिटी के विस्फोट से आती है, साथ ही उन ईथर के टुकड़ों से जो बाहर आए और हर बुद्धिमान प्राणी के भीतर निवास करते हैं। ऊर्जा का स्रोत ईथर है, इसलिए इस दुनिया में चाहे कितने भी अलग अलग प्रकार के लोग क्यों न हों, वे अंततः एक साथ आएंगे और समान रास्तों पर चलेंगे। लौ, बर्फ, तूफान, समय और स्थान, हम रास्ते पर जितना आगे बढ़ते हैं हम इसके उतने ही करीब पहुंचते जाते हैं। और हाइपरवर्स अपनी क्षमता के एहसास को दर्शाता है, जो इसे अंतिम नियमों, अल्टीमेट रूल्स के परिवर्तन की ओर ले जाता है। लपटों से जलने तक, बर्फ से सब कुछ जमाने तक, तूफानों से स्थानिक कणों, स्पेशल पार्टिकल्स को नियंत्रित करने तक, स्पेस टाइम का उपयोग करने से लेकर स्पेस टाइम में महारत हासिल करने तक। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक गुणात्मक बदलाव, क्वालिटेटिव चेंज है, सबसे मौलिक और सबसे शक्तिशाली बल की ओर एक परिवर्तन। उन ड्रैगन ने कभी इस मात्रा का वर्णन करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे वे ताओ कहते थे। हम इसे सुपर यूनिवर्स कहते हैं। इसका अर्थ है ब्रह्मांड के बुनियादी नियमों से परे जाने और मौलिक कानूनों को छूने की योग्यता रखना। विष्णु ने अपनी आंखें सिकोड़ी, जिन पर 3 नागों के सिरों का कब्जा था, और यह सबसे महत्वपूर्ण सीमा, थ्रेशहोल्ड भी है, जो नाइट स्तर को पार कर क्वीन स्तर तक पहुंचती है। अजीब है, बहुत अजीब। हम जैसी प्राचीन जातियों के लिए भी, जिनके पास पूर्ण ऐतिहासिक विरासत है, बिना असाधारण प्रतिभा और महान अवसरों के ये कदम उठाना कठिन होगा। लेकिन इसे केवल 10 साल से भी कम समय लगा। केओस, ये आदमी किन अनुभवों से गुजरा है और इसके पीछे कौन इसका मार्गदर्शन कर रहा है? विष्णु अपने आप में बड़बड़ाते रहे, अपने दिल के सदमे को छुपाने में असमर्थ थे। इंद्र चुप हो गए, ये सोचते हुए कि वो चांद पर थे और उन्हें समाल का आशीर्वाद मिला था। उनके मन में जो थोड़ा बहुत गर्व था वो काफी हद तक खत्म हो गया। युद्ध के मैदान में झांग यी ने रैंदल पर टेलीपोर्ट और हमला करने के लिए निराकार क्षेत्र, फॉर्मलेस रियल्म का उपयोग किया, जिससे उन चारों को भारी झटका लगा। युद्ध की जो रणनीति हम कल्पना करते हैं कि झांग यी इस्तेमाल करेगा, वह है पहले अनगिनत घटनाओं को प्रदर्शित करना और फिर हमला करने के लिए विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट के साधन के रूप में स्पेस टेलीपोर्टेशन का उपयोग करना, जिससे पल भर में एक बार में मार दिया जाए। लेकिन हर किसी के आश्चर्य के लिए झांग यी का पूरा शरीर पहले ही अपग्रेड हो चुका है। ये एक और आयाम, डायमेंशन में पहुंच गया है। एक साथ हमला करो, उन्हें सांस लेने का मौका मत दो। जनजाति के नेता मिंगवो दहाड़े और उनके 6 पंख अचानक फैल गए। वे विशाल पंख, सैकड़ों मीटर लंबे, पारदर्शी और हल्के थे, जो वातावरण में ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे तैर रहे हों। जब उस प्राणी के पंख फड़फड़ाए तो शानदार सफेद रोशनी की किरणें ऊपर उठीं, जो जमीन से हजारों मीटर ऊपर ब्रह्मांड से सूरज की रोशनी को आकर्षित कर रही थी। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि हवा में एक विशाल प्रिज्म बन रहा है, जो प्रकाश को विकृत कर रहा है, और एक विशाल लेंस बना रहा है, जो पृथ्वी की ओर आने वाली सूरज की रोशनी की एक बड़ी मात्रा को मोड़ता और केंद्रित करता है। दिव्य कौशल, तारों वाला आकाश प्रिज्म, स्टारी स्काई प्रिज्म। वातावरण में अनगिनत पारदर्शी वायु प्रिज्म तुरंत संघनित, कॉन्डेंस होकर आकार ले लेते हैं। वे इंद्रधनुष को अपवर्तित, रिफ्रैक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें केंद्रित, फोकस करने के लिए है। मैंने 100 मील के भीतर की सारी सूरज की रोशनी को एक बिंदु में इकट्ठा कर लिया, और हजारों प्रिज्मों द्वारा परतों में दबाए जाने के बाद इसने अंततः समुद्र के ऊपर आसमान में 100 मीटर से अधिक व्यास वाला एक शुद्ध सफेद प्रकाश स्तंभ बना दिया,
सूर्य अपने तरीकों में सरल और स्पष्ट है, फिर भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। जनजाति प्रकृति की शक्ति का दोहन करने में उस्ताद है। आसपास की हवा तुरंत हजारों डिग्री तक गर्म हो गई और यहां तक कि कई ऊंची इमारतों का स्टील भी पिघलने लगा। ये तुम्हारा जनाजा है, सूर्य का हथौड़ा, हैमर ऑफ द सन। धूम, प्रकाश की वो किरण जिसमें 1,00,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अल्ट्राहाई तापमान था, विनाशकारी बल के साथ सीधे झांग यी की ओर बढ़ी। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।